सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी व्याकरण कक्षा 12 जो आपकी अनिवार्य हिंदी विषय है, उसके तहत शब्द शक्ति जो 2 अंक की आपके पाठ्यक्रम में शामिल की हुई है, 2 अंक के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। शब्द शक्ति इस PDF के द्वारा मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ब्लैक बोर्ड पर मैंने पूरी शब्द शक्ति इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझा रखा है। आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें और उसके बाद ये PDF वाला वीडियो देखें तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। शब्द शक्ति से आशय है शब्द की शक्ति, यानी पावर ऑफ वर्ड। शब्द की शक्ति उसका अर्थ या अर्थवत्ता होती है, यानी शब्द की शक्ति असीम होती है, क्योंकि प्रत्येक शब्द का प्रसंग और संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ लिया जा सकता है। और कवि का अभिष्ट भी जो होता है, वक्ता का जो अभिष्ट होता है, वो भी सार्थक हो जाना चाहिए, यानी उसका क्या अभिष्ट है, वो क्या कहना चाहते हैं, अगर वो अर्थ ग्रहण कर लिया जाए, जिस व्यापार और क्रिया के द्वारा वो अर्थ ग्रहण किया जाता है, वो शब्द शक्ति है। आगे देखते हैं। परिभाषा मैंने यहाँ 4 लिखी है, 5 लिखी है, लेकिन बात सब में मूल वही है, जिस शक्ति या व्यापार द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है वह शब्द शक्ति कहलाती है। बात वही आ गई है, चाहे कोई भी शक्ति हो, व्यापार हो, जिससे क्या हो रहा है, शब्द के अर्थ का बोध हो रहा है, शब्द शक्ति। दूसरा देखिए, शब्द के अर्थ का बोध करवाने वाली शक्ति को या व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। तीसरा, बुद्धि का वह व्यापार जिससे किसी शब्द के अर्थ का निश्चित बोध होता है वह शब्द शक्ति कहलाती है। चौथा, शब्द शक्ति किसी शब्द के अर्थ का बोध करवाने वाला व्यापार है। और 5वां, वक्ता के अभिष्ट अर्थ का बोध जिस शक्ति या व्यापार द्वारा होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। इन 5 में एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है, वो है शब्द के अर्थ का बोध करवाना। तो बस ऊपर मैंने बात की, जैसे बताया मैंने कि शब्द की जो शक्ति होती है वो उसका अर्थ होता है, इसलिए अर्थ का जो बोध होगा वो जिस व्यापार या क्रिया द्वारा होगा वो शब्द शक्ति कहलाएगी। इनमें से कोई भी परिभाषा आप याद कर सकते हैं। फिर देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रकांड विद्वान मम्मट ने अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश में 3 प्रकार के शब्द और 3 प्रकार के अर्थ माने हैं। शब्द के उपयुक्त विभाजन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। वाचक शब्द से जो अर्थ निकलेगा वो वाच्यार्थ कहलाएगा। वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण करना, ये वाच्यार्थ है। लक्षक शब्द लक्ष्यार्थ प्रकट करेगा, जहाँ मुख्यार्थ में बाधा पड़े और किसी रूढ़ि या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्यार्थ लिया जाए वो लक्ष्यार्थ कहलाता है। और व्यंजक शब्द व्यंग्यार्थ, जहाँ वक्ता का भाव वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ द्वारा प्रकट नहीं हो पाता है और वहाँ अन्य अर्थ की कल्पना की जाती है, वहाँ शब्द व्यंजक होता है, यानी व्यंग्यार्थ वहाँ पर होता है। फिर आगे देखते हैं कि शब्द के उपयुक्त विभाजन के आधार पर शब्द की क्रमशः निम्नानुसार 3 शब्द शक्तियाँ हैं, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो मैंने यहाँ बनाया है, आपको भी इसको रट लेना, अच्छी तरह समझ लेना। शब्द शक्ति, शब्द और उसके अर्थ को निम्न सारणी के द्वारा समझ सकते हैं। क्रम संख्या, शब्द शक्ति, शब्द और उसका अर्थ। पहला देखिए, अभिधा। पहली जो शब्द शक्ति है आपके अभिधा है। अभिधा द्वारा देखिए कौन सा शब्द प्रकट हो रहा है और कौन सा अर्थ प्रकट हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, अभिधा वाचक शब्द, वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, साक्षात संकेतित अर्थ, अभिधेयार्थ, लोक प्रचलित अर्थ, शब्दकोशीय अर्थ, सरलार्थ, नामवाची अर्थ, सिद्धार्थ, ये सब आपके अभिधा शब्द शक्ति के अर्थ होंगे जो वाचक शब्द द्वारा प्रकट किए जाएंगे। उसके बाद देखिए, दूसरी जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा है, जिसका शब्द लक्षक है। इसके द्वारा जो अर्थ निकलता है वो लक्ष्यार्थ, आरोपित अर्थ, मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ। और जो तीसरी शब्द शक्ति है आपके व्यंजना शब्द शक्ति, इस व्यंजना शब्द शक्ति से देखिए व्यंजक शब्द
इसके अंतर्गत आता है व्यंग्यार्थ, प्रतीयमानार्थ, अन्य अर्थ और ध्वन्यार्थ इसके द्वारा प्रतिपादित होता है। तो ये एक सारणी मैंने यहाँ बनाई है, जो आप अच्छी तरह से इसको याद कर लेंगे तो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, शब्द शक्ति के प्रकार पढ़ने से पहले आप इन उदाहरणों पर विचार कीजिए। बिल्कुल ये 3 उदाहरण मैंने यहाँ आपके लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। इन उदाहरणों पर आपको विचार करने हैं। पहला उदाहरण है, गधा घास चर रहा है, मेरा मित्र तो गधा, ये दूसरा है, आज देश में गधे तो घास चर रहे हैं और घोड़े भूखा मर रहे हैं, ये तीसरा उदाहरण है। इन तीनों उदाहरणों को आपको अच्छी तरह समझना है, तो मैंने ये नीचे समझा रखे, इन पर बात करेंगे। उपयुक्त तीनों उदाहरण में गधा शब्द प्रयुक्त हुआ। गधा शब्द आया ना, पहले उदाहरण में भी गधा था, गधा घास चर रहा है, दूसरे उदाहरण में भी मेरा मित्र गधा तो गधा आया, और तीसरे उदाहरण में भी आज देश में गधे घास चर रहे हैं, घोड़े भूखा मर रहे हैं, तो इसमें भी गधा शब्द आया। लेकिन प्रसंगानुसार इसके अलग अलग अर्थ हैं, यही शब्द शक्ति है। अब कैसे अर्थ है वो देखिए। पहले उदाहरण में गधा एक जानवर है, अतः गधे का अर्थ जानवर हुआ, अभिधा शब्द शक्ति। दूसरे उदाहरण में गधा एक जानवर तो है, लेकिन यहाँ गधे का अर्थ जानवर न लेकर उससे संबंध रखने वाला अर्थ मूर्ख लेंगे, लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षण लिखा हुआ यहाँ लक्षणा लिख दें। तीसरे उदाहरण में मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न अन्य अर्थ लिया जाएगा, अर्थात देश में फैली अव्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है, इसलिए व्यंजना शब्द शक्ति। इन 3 उदाहरणों से आप अच्छी तरह समझ पाएंगे इसको। फिर आगे देखिए, अब हम अलग अलग शब्द शक्ति पढ़ लेते हैं। शब्द शक्ति के प्रकार में पहली है अभिधा शब्द शक्ति। परिभाषा लिखिए, वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध करवाने वाली शब्द शक्ति जो होगी उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा का संबंध शब्द के एक ही अर्थ को ग्रहण करने से, एक ही अर्थ निकलेगा। इस शब्द शक्ति का संबंध वाचक शब्द और उसके द्वारा बोध करवाए जाने वाले वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से है। उदाहरण मैंने आपके यहाँ लिखे हैं, देखिए उदाहरण कौन कौन से। देखिए, गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, ठीक है, सामान्य अर्थ निकल रहा है कि गुलाब सुंदर है, गुलाब का फूल सुंदर है। किसान फसल काट रहा है, बिल्कुल ठीक, सीधा अर्थ निकल रहा है। बिल्ली भाग रही है, बिल्कुल ठीक है, एक जानवर है, भाग रही है। खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये भी ठीक है। जयपुर राजस्थान की राजधानी, सामान्य अर्थ है। तो ये जो 5 उदाहरण हैं आपके अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण हैं। फिर आगे देखिए, लक्षण शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति परिभाषा जहां वाच्यार्थ या मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो और किसी रूढ़ि या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्यार्थ या लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाए। ध्यान दीजिए, जहां मुख्य अर्थ में बाधा पड़ रही है, रूढ़ि और प्रयोजन के कारण हम मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होगी। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। इस शब्द शक्ति का संबंध लक्षक शब्द से है और उसके द्वारा बोध करवाए जाने वाले लक्ष्यार्थ से है। लक्षणा शब्द शक्ति की जो 3 शर्तें हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। ये जो 3 शर्तें हैं लक्षणा शब्द शक्ति की, ये तो आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए कि मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होगी, मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ यानी लक्ष्यार्थ लिया जाएगा, और ये अन्य अर्थ या लक्ष्यार्थ किसी रूढ़ि या प्रयोजन के कारण लिया जाएगा। इस हिसाब से लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। पहला प्रकार हम देख रहे हैं रूढ़ा लक्षणा या रूढ़ि लक्षणा भी इसको कहते हैं। जब किसी रूढ़ि यानी परंपरा के कारण लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है तो वहाँ रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। जैसे राजस्थान जाग उठा, इस वाक्य में राजस्थान शब्द किसी स्थान को बताता है। कोई स्थान या निर्जीव कैसे जाग सकता है? कोई जाग सकता है क्या? राजस्थान एक भूभाग का नाम है और भूभाग कैसे जाग सकता है? परंतु यह राजस्थान से वक्ता का तात्पर्य राजस्थान के लोगों से है और रूढ़ि को आधार बना करके राजस्थान के लोगों को सचेत और जागरूक होने की बात यहाँ कही गई है कि राजस्थान जाग उठा, यानी राजस्थान के लोग सचेत हो गए, जागरूक हो गए। तो यहाँ मुख्यार्थ में बाधा तो पड़ी, लेकिन मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ हमने लिया कि राजस्थान न लेकर के राजस्थान के लोग लिया, इसलिए यहाँ पर आपके रूढ़ा लक्षणा ये रूढ़ि के कारण लिया गया। अन्य उदाहरण देखिए रूढ़ा लक्षणा के। बाजार में लाठियां चल रही है, यानी लाठियों के साथ लोग चल रहे हैं, या तो उनके हाथ में लाठियां हो सकती है या फिर लड़ाई हो रही है। भारत की 75 रन से जीत हुई, तो भारत की कोई जीत हो सकती है, भारत तो निर्जीव है, भारत के खिलाड़ियों की जीत हुई। कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है, कश्मीर भी एक जगह का नाम है, यानी कश्मीर के निवासियों के लिए आया है, या ये उपद्रव के कारण रक्तपात हुआ उसके लिए आया है।
उसने तो मेरी नाक कटा दी, बेइज्जत करना, और राम सदा चौकन्ना रहता, सावधान रहना, सचेत रहना। तो यहाँ एक चीज़ निकल करके आपके सामने आई, इसको आप अच्छी तरह याद कर लें कि हिंदी के सभी मुहावरे और लोकोक्तियाँ रूढ़ा लक्षणा के उदाहरण माने गए हैं। फिर दूसरी जो लक्षणा का प्रकार था वो प्रयोजनवती लक्षणा थी, जहाँ किसी विशेष प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। जैसे तुम तो शेर हो, इस वाक्य में शेर शब्द का प्रयोग बहादुर या साहसी के प्रयोजन से हुआ, अतः यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा है। अन्य उदाहरण भी इसके देख लेते हैं। उसका आश्रम गंगा में है, तो गंगा में तो गंगा के पानी में तो बह जाएगा भाई, वो गंगा में है, इसका मतलब गंगा के किनारे है। लाल पगड़ी आ रही, इससे मतलब है कि लाल पगड़ी पुलिस धारण करती है, तो लाल पगड़ी क्या अपने आप उड़ करके आ रही, क्या पुलिस ने उसको धारण कर रखा, तो पुलिस अर्थ लिया जाएगा। वह तो निरी गाय है, निरी गाय यानी भोली भाली स्वभाव के लिए आएगा। उसका हृदय वज्र का है, वज्र के समान कठोर के लिए आएगा। दूध जीवन है, जीवन देने वाला है, तो ये यहाँ पर जो है आपके जो लक्षणा होगी वो प्रयोजनवती लक्षणा होगी, किसी न किसी प्रयोजन के कारण ये अर्थ लिए गए हैं। फिर आगे देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति, जो अपनी तीसरी शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति वाच्यार्थ यानी मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ यानी आरोपित अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ यानी व्यंग्यार्थ का बोध करवाने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे अंधेरा हो गया, या अंधेरा होने के अर्थ को सभी व्यक्ति अपने अपने संदर्भ में लेंगे। किसान के लिए घर चलना, खिलाड़ियों के लिए खेल बंद करना, गृहिणी के लिए भोजन की तैयारी करना आदि इस अंधेरा होने के अर्थ लिए जाएंगे। तो चूंकि मूल अर्थ छूट रहा है, अन्य अर्थ लिया जा रहा है, अंधेरे से कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने काम से मतलब रख रहे हैं, इसलिए ये आपके व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है। और अन्य उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे अन्य उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हैं, संध्या हो गई, 4 बज गए, ये इसके अन्य उदाहरण है। और नोट डाल के आप जरूर इसको याद कर लें कि समय की सूचना देने वाले सभी वाक्य व्यंजना शब्द शक्ति में शामिल होते हैं। फिर देखिए व्यंजना के अगर हम भेद देखें, व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, तो व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। कितने भेद हैं? शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। नाम से स्पष्ट है कि ये जो शाब्दी व्यंजना है इसका संबंध होगा शब्द से। अगर शब्द में व्यंजना है तो हम शाब्दी व्यंजना करेंगे, और ये जो आर्थी व्यंजना है इसका संबंध होगा अर्थ से। किससे? अर्थ से। शब्द से कोई संबंध इसका नहीं होगा। आगे देखते हैं शाब्दी व्यंजना, जहाँ व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द के प्रयोग पर निर्भर रहता है वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। इसका प्रयोग अनेकार्थवाची शब्दों के प्रयोग में होता है। श्लेष अलंकार के जितने भी उदाहरण होंगे वो आपके शाब्दी व्यंजना के उदाहरण माने जाएंगे। और उदाहरण देखिए, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। जो यहाँ ये पानी शब्द आया है ये श्लेष अलंकार के कारण इसके 3 अर्थ हैं। आप जानते हैं इस पानी के 3 अर्थ हैं। पहला जो है वो चमक है मोती के संदर्भ में, दूसरा अर्थ जो है वो आपके इज्जत है और प्रतिष्ठा, और तीसरा जल इसके संदर्भ में आया। तो ये श्लेष अलंकार जब हम पढ़ेंगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसी तरह देखिए जो दूसरा उदाहरण, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे अलदर के वीर। तो यहाँ पर भी चूंकि ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है इसलिए शाब्दी व्यंजना का उदाहरण है। तीसरा देखिए, अंजो तरियो नाई रयो श्रुति सेवती करंग, नागबास बेसरी लियो बसी मुक्तन के संग। तो ये भी श्लेष अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि इनके सबके एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो इस हिसाब से ये भी आपके शाब्दी व्यंजना का उदाहरण हुआ। इन उदाहरणों को हम श्लेष अलंकार जब अपना टॉपिक होगा उसमें विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे। फिर देखिए आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना जहाँ व्यंग्यार्थ अर्थ पर ही निर्भर करता है वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। उदाहरण देखिए, कुमार बोला बेटी बादल हो रहे हैं, तो ये समय वाले जितने भी जो वाक्य होंगे ये आपके आर्थी व्यंजना के होंगे। इसी तरह देखिए, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन है जात अंजो बहे व जमुना के तीर। तो यहाँ पर जो भाव प्रकट किया है कवि का उद्देश्य
कुंजों की छाया, शीतल समीर, इनका वर्णन करना नहीं है। कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि कृष्ण वियोग के कारण गोपियाँ कृष्ण के साथ बिताए गए पलों को याद कर रही है, तो याद आ रही है, ये कवि का भाव है। इनका वर्णन करना कवि का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ मूल शब्द से अर्थ हट गया है, व्यंग्यार्थ है, इसलिए व्यंजना शब्द शक्ति, और चूंकि अर्थ में है इसलिए आर्थी व्यंजना है। इसी प्रकार देखिए दूसरा उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाए, सोह करे बोनु हसे दे न कहे नटी जाए। यहाँ जो कवि का उद्देश्य है, ये मुरली को जो लुकाना, छिपाना, भौं से हंसना, देने के लिए कहे तो नट जाना, ये वर्णन करना उद्देश्य नहीं है। गोपियाँ श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहती है, उनके वो साथ रहना चाहती है, इसलिए वो ऐसे मुरली के बहाने काम कर रही है। तो यहाँ कवि मूल रूप से वर्णन करना चाह रहा है कि गोपियाँ श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाह रही है, व्यंग्यार्थ है। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब कुछ प्रश्न हैं जिनमें हम अंतर देखेंगे, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आपके प्रश्न सब इसमें से मिल जाएंगे, कोई भी प्रश्न आपके बाहर से नहीं जाएगा, पढ़ने में आसानी भी रहेगी। अंत में अगले वीडियो में मैं आपके 47 उदाहरण भी लेकर के आऊँगा, जो आप उसमें शब्द शक्ति की पहचान करेंगे ताकि आपको और आसानी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।